हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम मैंने आपको हुक्स लॉ पढ़ाया था और उसमें मैंने बताया था फोर्स कांस्टेंट का क्या रिलेशन है। अब वो एक एग्जांपल देखे, बुक में देखोगे, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो इसके तरंग संख्या जो वेव नंबर है उसकी वैल्यू को आप देखोगे तो 3000 सेंटीमीटर इनवर्स, ये आपके 3100 सेंटीमीटर इनवर्स और ये 33 इनवर्स। आप रिलेशन देखो, क्यों कि जो बॉन्ड ऑर्डर है आपको पता है इसमें बंद क्रम कितना है, नंबर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1, इसमें कितना है बॉन्ड ऑर्डर 2, इसमें बॉन्ड ऑर्डर क्या है 3। और आपको पता है बॉन्ड ऑर्डर इज प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड एनर्जी के प्रोपोर्शनल होता है और बॉन्ड एनर्जी प्रोपोर्शनल हो गई किसके, के। तो जिस बॉन्ड में जितनी ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उसकी बंद ऊर्जा उतनी ही ज़्यादा होगी। बॉन्ड ऑर्डर मतलब बंद क्रम, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। तो जितना बॉन्ड ऑर्डर होगा बंद ऊर्जा ज़्यादा होगी, के का मान ज़्यादा होगा, के ज़्यादा होगा तो के इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया न्यू बार, उसका वेव नंबर भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये बॉन्ड की नेचर पे डिपेंड करता है कि बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है। तो इस केस में देखो आप, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, तो वेव नंबर क्या हो रहा है, तरंग संख्या की वैल्यू बढ़ रही है। तो इस तरह से फोर्स कांस्टेंट इसके साथ जुड़ा हुआ है। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको एक न्यूमेरिकल डिस्कस किया था और उसमें आपने शायद बुक में देखा होगा या आप वीडियो को पॉज करके पहले पढ़ने की कोशिश करना। मैंने आपको कहा था HCl के लिए के का मान बुक में दिया हुआ है V1 होगा, आपको क्या चाहिए म्यू चाहिए। म्यू क्या होता है, एम ए एम बी एम ए प्लस एम बी। तो मैं अगर आपसे पूछूं हाइड्रोजन का एम ए कितना होगा, ये ए है, इसको बी मान लो, तो एम ए की वैल्यू क्या होगी। तो ज़्यादातर बच्चे यही जवाब देते हैं, हाइड्रोजन का परमाणु भार द्रव्यमान कितना है 1 ग्राम। नॉट, इट इज रॉन्ग। 1 ग्राम नहीं, हाइड्रोजन का 1 ग्राम का होता है क्या। तो किसी भी परमाणु या अणु का अगर आप द्रव्यमान निकालना चाहते हैं, मास, हाउ वी कैलकुलेट, तो इसका फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू उसका मोलर मास डिवाइड बाई Na। ये हमेशा ध्यान रखो, ज़्यादातर बच्चे यही गलती करते हैं। तो मैंने हाइड्रोजन का मास पूछा आपसे, तो Ma बराबर क्या आएगा, हाइड्रोजन का 1 बाई Na, 1 बाई Na आएगा। ठीक है, Na की वैल्यू, Na क्या है, अवोगाड्रो नंबर। इसी तरह से Cl के लिए बात करोगे तो Mb बराबर क्या आएगा, तो Mb यानी कितना होता है क्लोरीन का 35.5 डिवाइड बाई एम। तो ये Ma और ये Mb की वैल्यू निकाल के यहाँ पुटअप करके आप म्यू निकाल लेना। के की वैल्यू आपको बुक में दी हुई है, एग्जाम में भी दी हुई होगी, और इन दोनों की वैल्यू से जो लास्ट टाइम मैंने आपको फॉर्मूला बताया था उसमें वैल्यू पुटअप करोगे तो आपके पास इसका क्या आ जाएगा, वेव नंबर आ जाएगा। लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में देखना, फॉर्मूला मैंने बताया था उसके अंदर आप जैसे ही वैल्यू प्लेस करोगे आपके पास ये न्यूमेरिकल, इस चैप्टर में बस इसी टाइप का एक न्यूमेरिकल आता है। लेकिन अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक्चुअल में IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर 2-3 अच्छे छोटे छोटे क्वेश्चन है। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसको बोलते हैं चयन नियम, सिलेक्शन रूल। कई बार ये क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में सिलेक्शन रूल क्या है, व्हाट इज चयन नियम। तो इसके 2 पॉइंट्स में आप इसको डिस्कस करोगे। सिलेक्शन रूल ये होता है कि जो भी मॉलिक्यूल है, जो अणु है, वो अणु जिसमें डाइपोल मोमेंट होता है, द्विध्रुव आघूर्ण, जिसमें भी डाइपोल मोमेंट होता है, वो ही IR एक्टिव अणु होते हैं। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, व्हाट आर IR एक्टिव और IR इनएक्टिव मॉलिक्यूल। IR सक्रिय और IR अक्रिय अणु किसे कहते हैं। तो वे अणु जिसमें द्विध्रुव होता है, द्विध्रुव आघूर्ण होता है, जो पोलर होते हैं, डाइपोल होता है, वो ही IR में अवशोषण शो करते हैं, तो वो IR एक्टिव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका वाटर मॉलिक्यूल, यू नो द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, तो इसमें क्या हो रहा है, ये देखो इस तरह से, इसमें डाइपोल है ना। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ CO2, तो CO2 का स्ट्रक्चर क्या होता है, C डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पे आपने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में भी, 11th क्लास में पढ़ा था, इसका म्यू क्या है 0। CO2 अणु का डाइपोल 0 होता है, इसलिए ये CO2 क्या है
IR इनएक्टिव है, CO2 IR में अवशोषण शो नहीं करता है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए IR एक्टिव और इनएक्टिव तो आप इस तरह का एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो हमारी पहली शर्त IR के लिए यही है, अणु में द्विध्रुव आघूर्ण होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या लगती है, वे अणु जिसमें द्विध्रुव आघूर्ण हो, लेकिन साथ में जब आप रेडिएशन डालते हो, मॉलिक्यूल के ऊपर रेडिएशन आएगी तो रेडिएशन से उसके डाइपोल मोमेंट में चेंज भी होना चाहिए। तो द्विध्रुव आघूर्ण में परिवर्तन भी होना चाहिए, देयर शुड बी चेंज होना चाहिए। और उसका एक डायग्राम भी बुक में बना हुआ है जिसको आप थोड़ा सा ढंग से देखेंगे। ये आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और ये आपका डाइपोल है। ये आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो देखिए ये प्लस, ये वाला प्लस, प्लस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है या इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है। माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस है। प्लस माइनस क्या है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का साइन है। ठीक है, एक प्लस है तो नीचे वाला माइनस होगा, ये माइनस है तो ये प्लस होगा। ठीक है, और ये अगर प्लस है तो ये माइनस होगा। और ये आपका बीच में जो है ना, ये मॉलिक्यूल का सिंबल है, पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव। तो ये किसको शो कर रहा है, ये आपके डाइपोल को शो करता है। बीच में जो आ रहा है ना, ये मॉलिक्यूल का डाइपोल है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इससे उन दोनों में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है और उनके इंटरेक्शन से, अन्योन्य क्रिया से क्या होता है, उसके डाइपोल में चेंज आता है। तो सेकंड कंडीशन है, पहली कंडीशन डाइपोल होना चाहिए, दूसरी कंडीशन डाइपोल और से के मान में परिवर्तन भी होना चाहिए। तीसरी कंडीशन एक और है IR के लिए, तीनों बातें आप सिलेक्शन रूम में, कि जब आप कोई मॉलिक्यूल जैसे वाइब्रेशन लेवल में है, कंपन कर रहा है, तो वाइब्रेशन लेवल में वो लोअर एनर्जी स्टेट से, जिसको अपन V से करते हैं, ये V1 V2 क्या है, जैसे अपने क्वांटम संख्या होती है ना, वैसे ये n बराबर 1 n बराबर 2, वैसे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है। ये आपकी क्वांटम संख्या, कंपन क्वांटम संख्या, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर बोलते हैं। तो ये एनर्जी लेवल है। तो आपका मॉलिक्यूल इस वाइब्रेशन लेवल में है, आपने जैसे ही एनर्जी दी तो वाइब्रेशन क्या हो गए, फास्ट हो गए। ठीक है, तो जितनी ज्यादा एनर्जी दोगे उसके वाइब्रेशन का लेवल क्या होगा, फास्ट होगा। तो एनर्जी लेवल यहाँ से यहाँ जा रहा है। तो ये सिलेक्शन रूल कहता है डेल्टा V इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, यानी कि दो क्रमागत कंपन ऊर्जा स्तर में एक का ही अंतर होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कोई सीढ़ी चढ़ता हूँ तो जंप करके चढ़ते हैं, कई बार दो दो तीन तीन सीढ़ियाँ भड़ 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 और चढ़ जाते हैं, ऐसा नहीं करना है, वो गलत है, वहाँ तुम्हारे एक्सीडेंट की संभावना रहती है, तो वो अलाउड नहीं है। पापा मम्मी कहते हैं ना सीढ़ियाँ से चढ़ो, ना, एक एक स्टेप चढ़ना है। तो वही है कि वो ही कंपन, संक्रमण, सिमेट्री अलाउड होते हैं, जिसके लिए दो क्रमागत कंपन ऊर्जा स्तर में एक यूनिट का अंतर होता है। तो ये थर्ड आपके कंडीशन हो गई। तो ये मैंने आपको आज चयन नियम की 3 कंडीशन बताई। अब इसके आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।